गवर्नर कामरान किशोरी साहब ने अपना जाल फैला दिया है, तो कौन फंसेगा इनके जाल में, किसके खिलाफ है ये जाल, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा सुना है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज हो रही है, तो क्या वाकई इमरजेंसी नाफिज होगी, और क्या पाकिस्तान को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। इन दो पॉइंट्स में ब्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फात है। जब से सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में। बहुत से हलकों में इस तरह की बातें हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है। तो देखिए, इमरजेंसी कई तरह की होती है। एक जो होती है, एक माशी इमरजेंसी होती है कि जो कि इकोनॉमी की हालत ख़राब हो तो लगाई जाती है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब तो क्या अमीर भी बिजली के बिल देख के परेशान हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, और बिजली और गैस के ज़्यादा प्राइस की वजह से जो हमारी कारखाना साजी है, जो हमारी एक्सपोर्ट होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बहुत ही बदतर है। तो ऐसी सूरत में लगाई जाती है मौशी इमरजेंसी। एक और भी होती है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ लगाई जाती है, कि जहाँ पे अमन व अमान का मसला होता है, तो पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला है। और केपी में जो है वो बहुत ज़्यादा फौज पे हमले हो रहे हैं, और रोज़ाना फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। तो इस बारे में भी गौर किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के हवाले से इमरजेंसी लगाई जाए, और फिर ऑपरेशन किए जाएं। ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, लेकिन चूंकि केपी की हुकूमत पीटीआई की है केपी में, तो वहाँ पे जो है वो हुकूमत में और सूबाई हुकूमत केपी में बन नहीं पा रही है। और एक और भी इमरजेंसी होती है, और वो इमरजेंसी किस हवाले से लगाई जाएगी, वो होगी अदालती फैसलों के हवाले से। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पे केसेस पे केस बन रहे हैं, और अदालतें उनको बरी कर रही हैं, बाइज्जत आज़ाद कर रही हैं। तो इस तरह से ये होगा कि सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे। और जब खान साहब बाहर आएंगे तो जरा सोचें कि वो इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत के साथ क्या करेंगे, क्योंकि वो जेल में ही इतने खतरनाक हैं, और सबको तुन के रखा हुआ है और नचा के रखा हुआ है। तो इस हवाले से भी सोचा जा रहा है कि क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक अलग साइड पर खड़ी है, और जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट का ही एक जुज़वी पार्ट होती है, लेकिन उसकी जो राहें वो अलग नज़र आती हैं। इस्टेब्लिशमेंट में और अदलिया में जो है वो फासलों में इजाफा हो रहा है, और अगर ये फासले मजीद बढ़ गए तो फिर ये होगा कि इमरजेंसी लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इसका फायदा किसको होगा? देखिए, इसका फायदा किसी को भी नहीं होगा, ना पीटीआई को होगा, ना अदलिया को होगा, ना इस्टेब्लिशमेंट को होगा, ना पाकिस्तान को होगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान की आवाम की, तो उनको तो कभी फायदा हुआ ही नहीं है। उनका तो हमेशा 75 साल से इस अशराफिया ने, एलीट क्लास ने जो है वो खून चूसा है। और इस्टेब्लिशमेंट में, अशराफिया में सारे ही लोग शामिल होते हैं। उसमें अदलिया का भी टॉप क्लास होती है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की भी टॉप क्लास होती है, अमीर तबका जो होता है बिजनेसमैन, उनकी भी टॉप क्लास होती है, और फौज की भी टॉप क्लास होती है। इन सब ने जो है वो पाकिस्तान को माजी में लेट डाउन किया है, और इन सब की प्लानिंग और फैसलों की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल है कि अमन व अमान नहीं है और इकोनॉमी तबाह बर्बाद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का हल इमरजेंसी में नहीं है। अगर वो लगानी पड़ी इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो मजबूरी में ही लगाएंगे। क्योंकि देखें, ये जो शहबाज सरकार है, इनसे भी हुकूमत चल नहीं रही है। एक तो इनको अवाम की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, क्योंकि जो अवाम के वोटों से तो ये बनी नहीं है, सभी जानते हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये चाहते हैं कि जो पीटीआई को और अदालतों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट संभाले, और ये लोग इकोनॉमी पे तवज्जो दें। तो नवाज शरीफ साहब भी इस हवाले से बहुत ही परेशान हैं कि एक तो वोट नहीं मिले, अवाम ने वोट नहीं दिए, अवाम पीटीआई के साथ हैं। और फिर जो टकराव हो रहा है इदारों में, कि अदलिया का फौज के साथ हो रहा है, और पीटीआई का भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इसका हल है मुसाहलत में, मुफाहमत में, कि ये लोग अपनी अनाओं की जंग ना लड़ें, ज़ाती लड़ाइयाँ करना बंद कर दें, पाकिस्तान का सोचें, इकोनॉमी का सोचें, अवाम का कुछ ख्याल रख करें, और मुसालियत और मुफाहमत करें, और मसलों को बातचीत से हल करें, और जो तवज्जो है वो अपनी इकोनॉमी पे रखें,
تعلیم پہ رکھیں، پاپولیشن کنٹرول ہونے میں رکھیں، جو کلائمیٹ چینج سے جو بربادی ہو رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ڈیم بنائیں، بجلی سستی کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کریں، بجلی سستی کرنے کی کوشش کریں تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ کچھ پیداواری ہو اور اس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ فورن ریزروز ہمارے بہتر ہو سکیں۔ لیکن ان معاملات پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ ہو گئی ہے، جو ہمارے 3 کروڑ بچے ہیں 15 سال تک کے وہ اسکول سے باہر ہیں، اور جو اسکول میں بھی ہیں تو وہ ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایک جملہ تک نہیں لکھ سکتے اردو میں اور انگلش میں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ جابس نہیں ہیں، آبادی کے حساب سے نوکریاں نہیں ہیں، گروتھ پاکستان کی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ زلزلے اور سیلاب برباد کر رہے ہیں، اتنا نقصان کر رہے ہیں، تو آگے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو 75 سال کی تمام جو ایلیٹ کلاس ہے جنہوں نے رول کیا ہے پاکستان پہ وہ شامل ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کامران کسوری صاحب کے بارے میں ہے۔ گورنر سندھ ایم کی طرف سے کامران کسوری حیدرآباد میں تھے اور انہوں نے وہاں سے اپنے آئی ٹی پروگرام کے لیے کا جو آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں بھی وہ آغاز کر چکے ہیں، اور اب اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ وہ سکھر اور لاڑکانہ میں بھی آئی ٹی کی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت کے حساب سے ورکشاپ اور کورسز کا آغاز کریں گے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ 10 لاکھ جو بچے ہیں، لوگ ہیں، ان کو وہ آئی ٹی کی تعلیم دلا سکیں، تو اس سے جو ہے اب جو دنیا ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے، اس سے روزگار بھی ملتا ہے اور ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے، سندھ کی اس سے ترقی ہوگی۔ ان کا پلان ہے 10 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی سکھانا، اس کی تربیت دینا، اور اگر یہ ایسا کر پاتے ہیں تو پھر یہ ہیرو بن جائیں گے پاکستان کے، اور ان کو کوئی اور نمود و نمائش کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان پہ یہ الزام لگتے ہیں کہ یہ مارکیٹنگ میں ماہر ہیں اپنا منجن بیچنے کے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں کہ جس سے ان کی مارکیٹنگ بہت ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی فیمس ہو گئے ہیں، ان کو لوگ اب جانتے ہیں بہت زیادہ پاکستان میں ان کے ٹیکٹکس کی وجہ سے۔ تو بھائی اگر یہ آئی ٹی والا اپنا صرف ایک پلان ہی پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اگر 10 لاکھ لوگوں کو تعلیم ملے گی، تربیت ملے گی، وہ کمائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اس سے ان کا گھر چلے گا، وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوا پائیں گے، تربیت کر پائیں گے، تو اس سے ایک اچھی نسل جو ہے وہ تیار کرنے میں ہیلپ ملے گی۔ تو ان کو چاہیے کہ سارے کام چھوڑیں اور اس مشن کو اپنے مکمل کر لیں، تو ایم کی بھی جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے گی، اور کامران کسوری کو پھر لوگ یاد کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسوری صاحب ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وی لوگ آپ کو کیسا لگا آپ بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔